Hi everyone, very good morning and welcome back to PCS Affairs. आज हम बात करेंगे 11 अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है आपके यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए, बी इट योर मेंस एग्जाम और योर प्रीलिम्स एग्जाम, दोनों ही एग्जाम्स के लिए ये बहुत जरूरी है। इस आज के डिस्कशन में हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आप कौन से जीएस पेपर में इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं, राइट? आप कहाँ कहाँ पे इनको यूज कर सकते हैं प्रॉपरली इन योर आंसर, सो दैट इज समथिंग वी विल डिस्कस टुडे. नाउ फर्स्ट न्यूज इज राणा एक्सट्रेडिटेड एंड एनआईए अरेस्ट हिम. ये कहाँ के लिए रेलेवेंट है? हमारे जीएस पेपर 2 के लिए ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है. यहाँ पे दो चीजें जो आपको याद रखनी है, जो आप अपने में यूपीपीसीएस मेंस के एग्जाम में लिख सकते हैं. सी, नंबर 1 इज दैट इन द केस ऑफ आईआर, जब हम पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो दोनों ही जगह ये हमारी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, जैसे कि हाई लेवल डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन विद द यूएस, राइट? तो ये हमारे आईआर के केस में एक विक्ट्री है जहां पे हम इसको लिख सकते हैं. जब हम पाकिस्तान ओरिजिनेटेड टेररिज्म की बात करते हैं तो वहां पे भी तहावुर हुसैन राणा का नाम मेंशन किया जा सकता है with respect to 2008 मुंबई अटैक्स. तो क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है? आपको नाम याद रखना है, 2008 मुंबई अटैक्स याद रखने हैं, एंड अब जो इनको एक्स्ट्राडिटेड किया गया है बाय यूएसए, ये भी आपको याद रखना है, राइट? इम्पोर्टेंट क्या है ये? बिकॉज इंडिया के काउंटर टेररिज्म डिप्लोमेसी के लिए ये एक सक्सेसफुल इवेंट है, तो ये चीजें हमें यहाँ पर याद रखनी है. नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं. ये न्यूज आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के लिए जरूरी है. वहां पे इसको एज एन एग्जाम्पल यूज किया जा सकता है. एक इको फ्रेंडली एडिबल रैपर्स डेवलप किए गए हैं. 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम केरला, उन्होंने डेवलप किया है एडिबल फूड रैपर्स, एक बैक्टीरिया सेलुलोज को यूज करके. नाम दिया है एडन रैप. नाउ प्लान क्या है आगे चल के? पेटेंट एंड इसको कोलैबोरेट करने का सीएसआईआर के साथ में. ये हमें कहाँ हेल्प करेगा? प्लास्टिक पॉल्यूशन में. तो अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं जो कि है कि उत्तर प्रदेश में आप पॉल्यूशन का लेवल बताइए या पॉल्यूशन के चैलेंजेस बताइए, तो जब भी आप पॉल्यूशन के चैलेंजेस कहीं पर भी बता रहे हैं, आपको उसके सॉल्यूशन भी बताने हैं उसी टाइम पे. सो वन ऑफ द सॉल्यूशन, आपका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है एडिबल रैपर्स, राइट? सो आप लिखेंगे कि डे टू डे लाइफ में हम किस तरीके से प्लास्टिक कंजम्पशन को कम कर सकते हैं, और उसी में एक आप एग्जाम्पल देंगे एडिबल रैपर्स का, जो कि केरला में डेवलप किया गया है थ्रू बैक्टीरियल सेल्यूलोज. Next news we have, are existing mechanism effective in combating judicial corruption? आप सभी जानते होंगे अभी दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस सामने आया है जहां पे एक जज के घर से कुछ जले हुए नोट मिले हैं. घर से नहीं, घर के बाहर से जले हुए नोट मिले हैं. आई होप ये न्यूज सभी लोगों ने पढ़ी होगी. तो जब हम इस न्यूज के बारे में बात करते हैं तब हम इस बारे में भी बात करते हैं कि कैसे जजेस को शील्ड किया जाता है. वी नो कि अगर कभी भी आपको जजेस का इम्पीचमेंट करना है तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउसेस में पार्लियामेंट के, और आज तक किसी भी जज को इस तरीके से इम्पीच नहीं किया गया है, प्रॉपरली इम्पीच नहीं किया गया है. करंट प्रोसीजर में इंटरनल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाती है, बट ये यहाँ पर भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है. दैट मीन्स जुडिशरी की जो इंटरनल प्रोसेस है उसमें क्या चल रहा है, किस तरीके के एविडेंसेस पेश किए गए हैं, क्या पनिशमेंट मिलने वाली है, ये सब हम कुछ भी नहीं जानते हैं. सो दैट इज वाई ये जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है ये इनएडिक्वेट है. अब इसकी जगह हमें क्या चाहिए? तो आपको ध्यान होगा 2014 में एनजेएसी लाया गया था, जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही स्क्रैप ऑफ कर दिया था कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है और ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे और एक अटैक है. तो
अभी इस तरीके के इंस्टीट्यूशन की नीड फिर से फील की जा रही है। इसके अलावा जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट बिल, इस पे भी रेजिस्टेंस है, इस पर भी सर्वसम्मति अभी तक नहीं बन पाई है। तो क्या एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म इफेक्टिव है? आंसर इज नो। क्यों नहीं है? नंबर वन, टफ पार्लियामेंट्री प्रोसेस फॉर इम्पीचमेंट, इनइफेक्टिव इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, और हमें आगे वे फॉरवर्ड क्या चाहिए? तो हमारा वे फॉरवर्ड होना चाहिए सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाइक एनजेएसी, जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल। नेक्स्ट वी हैव सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस को करेक्ट किया है, जहां पर पहले हमें पता था कि गवर्नर्स बिल्स को, स्टेट बिल्स को जितने भी इनडेफिनेटली टाइम तक अपने पास रख सकते थे, राइट? यहाँ पे कोई एक फिक्स्ड टाइमलाइन नहीं थी जिसके बीच में गवर्नर को अपना असेंट देना होता था बिल को। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऑब्वियसली ये हमारे जीएस पेपर 2 पॉलिटी जुडिशियरी के लिए रेलेवेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर्स को बिल्स 3 महीने के अंदर अंदर डिसाइड कर लेने हैं। अप्रैल 8 को ये जजमेंट आया और यहाँ पर इंस्पिरेशन लिया गया है पंजाब रूलिंग ऑन रियल पावर रेस्टिंग विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इसका मतलब जब पब्लिक ने गवर्नमेंट को चूज किया है और गवर्नमेंट बिल पास कर रही है, तो इस सिचुएशन में गवर्नर उस बिल को रोक के पब्लिक के मैंडेट को वॉयलेट नहीं कर सकते, और ये ही एक रियल सब्सटेंस है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के पीछे। तो इस आर्टिकल ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस था आर्टिकल 200 में, जहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं थी अप्रूवल देने की, उस टाइम लिमिट को सही कर दिया गया है, राइट? सो अगेन अ वेरी गुड मूव। नेक्स्ट इज, ये आपका एक डेटा है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके मेंस के एग्जाम में। ट्रेंड्स को ट्रैक किया जा रहा है थ्रू वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी वी डेम इंस्टीट्यूट, और ये इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है? दैट लिबरल डेमोक्रेसीज आर श्रिंकिंग व्हाइल इलेक्टोरल ऑटोक्रेसीज आर ऑन द राइज। ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसीज आर श्रिंकिंग, दैट मीन्स जहां पर डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस का सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है, वो सारी जगहें श्रिंक हो रही हैं, ऐसे नेशन श्रिंक हो रहे हैं, और इलेक्टोरल ऑटोक्रेसीज राइज पे हैं, राइट? जहां पे एक सिंगल इंसान इज रूलिंग द पब्लिक, राइट? So India is identified among the nations where the democracy is declining. किस तरीके से ये प्रूव कर रहे हैं? एग्जीक्यूटिव कंट्रोल बढ़ गया है, दैट मीन्स योर कैबिनेट कंट्रोल इज ऑन द राइज। प्रेस फ्रीडम कम हो गई है, एंड पब्लिक अप्रूव करती है ऑटोक्रेटिक लीडर्स को। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे ऐसा कोई काम किया गया जहां पे डायरेक्ट पुलिस द्वारा एनकाउंटर किया गया, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, तो पब्लिक सपोर्ट्स दिस, राइट? आई एम नॉट गोइंग इनटू द राइट एंड रॉन्ग, बट पब्लिक सपोर्ट्स इट। So public approval for autocratic leaders is rising. Then we have press freedom index. It shows that this has dropped in India. Press freedom गिर गई है इंडिया में। Now इंडिया की रैंक कितनी है? 161 out of 180 countries. Right? This has been surveyed by the Reporters Without Borders. तो आपके पास में अब 2 डेटा पॉइंट्स हैं। VDEM इंस्टीट्यूट जो कि कह रहा है कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसीज ऑन द राइज है, और दूसरा डेटा है आपके पास में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का। नेक्स्ट यू हैव अ कट इन टाइम। रेपो रेट आपको पता है कट किया गया है। नाउ रेपो रेट इज 6%। बहुत लंबे समय तक रेपो रेट 6.5% रहा, लेकिन अब रेपो रेट को कट कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? हम अपने एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। सी, रेपो रेट कट करने का मतलब क्या है कि आपको चीप क्रेडिट मिलेगा, सस्ता लोन मिलेगा आपको, और अगर आपको सस्ता लोन मिलेगा तो इसका मतलब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब आप एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, राइट? सो इसी वजह से ये रेपो रेट कट किया गया है। ऐसा हम क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज ग्लोबल ट्रेड टेंशंस हैव राइजन,
एंड यूएस ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया है, चाइना ने यूएस के ऊपर टैरिफ लगा दिया है, एंड दिस नंबर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ये बढ़ता ही जा रहा है। तो इस इन ट्रेड टेंशन के माहौल में आरबीआई ने रेपो रेट कट किया है ताकि लोगों को क्रेडिट सस्ता मिले, लोन सस्ता मिले, वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं और एक्सपोर्ट बढ़ाएं ताकि हमारी जीडीपी भी आगे चलकर ग्रो करे। एंड लास्टली यू हैव एन आर्टिकल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में रोल ऑफ फोर्सेस में आप देखेंगे एनसीबी, आसाम पुलिस एंड सीआरपीएफ ने मिलकर यहाँ पे एक तरीके की ड्रग जिसको कॉमनली याबा भी कहा जाता है, इसको आसाम से सीज किया है, राइट। So 24.32 crores worth of drugs tablets have been seized from Assam, meth tablet, right? This shows that drug trafficking has risen in the northeast border routes. आपको पता ही होगा that India lies between Golden Crescent and Golden Triangle. एंड ये दोनों के दोनों एरियाज ही किस लिए जाने जाते हैं? ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए और पड़ोसी देशों में भेजने के लिए। तो जो हमारे कुछ एक्सटेंडेड नेबरहुड में आसियान कंट्रीज हैं, वहां से भी ये ड्रग्स आता है और इसे कहा जाता है दैट इंडिया व्हाई द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग इज ऑन राइज, बिकॉज इंडिया आपका गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्राइंगल के बीच है। सो ये इंफॉर्मेशन आप कहाँ यूज कर सकते हैं? एग्जैक्टली दिस हेडिंग कैन बी यूज्ड इन योर इंटरनल सिक्योरिटी। आप इसको अपने इंटरनल सिक्योरिटी के पेपर में यूज कर सकती हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।